नरपिशाच। दोस्तों, आखिर नरपिशाच क्या होता है और ये कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन आज की ये कहानी है नरपिशाच के ऊपर, जिसका सामना किया था बब्बन तांत्रिक ने। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक अब तक न जाने कितनी ही प्रेत आत्माओं का सामना कर चुका था, लेकिन ये कहानी कुछ अतरंगी है, कुछ अजीब और कुछ निराली है, क्योंकि बब्बन का सामना होने वाला था नरपिशाच से। और नरपिशाच कितना ताकतवर होता है, इसके बारे में तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये कहानी सुनना शुरू करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आप बीती के एक और महान किस्से की ओर। दोस्तों, चेटकिन का सामना करने के बाद बब्बन तांत्रिक लौट आया था तांत्रिक गुरु के पास। और जब बब्बन तांत्रिक गुरु के पास लौट आया, तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, अच्छा हुआ कि तू मेरे पास आ गया, मैं भी तुझे ढूंढने ही वाला था, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई तांत्रिक गुरु, जो आप बब्बन को ढूंढ रहे थे। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु बोले, बब्बन, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल हमारे पास के ही एक गांव में बहुत बड़ा आतंक मचा हुआ है, और आतंक इतना बड़ा है कि उस गांव का सरपंच जब मुझसे मिलने आया तो वो भी कपकपाया हुआ था, उसकी भी कपकपी छूटे जा रही थी, और वो मदद की उम्मीद लेकर मेरे चरणों में गिर गया। लेकिन मैंने उस सरपंच से साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बब्बन अभी किसी काम से दूर गया है, और जब बब्बन आएगा तो वही तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा हुआ बब्बन कि तुम आ ही गए। सरपंच को यहाँ से गए हुए लगभग 7 दिन का समय बीत चुका है, और जब वो मेरे पास आए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि मानो उनके गांव के ऊपर कोई बड़ा संकट आया हो। तुम एक बार उनके गांव जाओ और जाकर देखो कि आखिर उस गांव में हुआ क्या है। जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की ये बातें सुनी, तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, नहीं 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 तांत्रिक गुरु, अब मुझे कहीं पे भी नहीं जाना। बब्बन को अब एक लंबे अरजे की छुट्टी चाहिए, क्योंकि बब्बन उस चेटकिन से बहुत पिट कर आया है, और उस कमीनी चेटकिन ने मेरे पूरे शरीर को घावों से भर दिया। और चेटकिन के अलावा उन गांव वालों ने भी मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था। ये तो मैं गांव वालों से जान बचाकर भाग आया, वरना गांव वाले बब्बन को जिंदा ही नहीं छोड़ते। बब्बन की ये बातें सुनकर तांत्रिक गुरु को सोच में पड़ गए, और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, मैंने पैसे लिए हैं। तांत्रिक गुरु की बात सुनकर बब्बन कह रहा, पैसे? कितने पैसे? तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, यही कोई 50-60 हज़ार के आसपास। बब्बन कह रहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बताओ बब्बन, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम उस गांव की समस्या का समाधान कर दो। तब बब्बन कह रहा, 5 लाख, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बब्बन की यह बात सुनकर तांत्रिक गुरु इधर उधर जैसे कुछ ढूंढ रहे थे, वो बार बार इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन को अपने पास बुलाया। बब्बन को लगा कि शायद तांत्रिक गुरु पैसे देने ही वाले हैं, और बब्बन जैसे ही पास आया, तांत्रिक गुरु ने पत्थर उठाया और मारा सर पे। बब्बन भागी जा रहा। बब्बन चिल्लाते हुए कह रहा, 200 रुपये, काम करने के बाद पूरे 200 रुपये लूंगा, 1 रुपया कम नहीं करूंगा तांत्रिक गुरु, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। इतना कहकर बब्बन तांत्रिक उसी गांव की ओर भागे जा रहा, जिस गांव में जाने के लिए तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा था। और फिर कुछ देर तक चलने के बाद बब्बन तांत्रिक आखिरकार उस गांव में पहुंच ही गया, जिस गांव के बारे में तांत्रिक गुरु ने बताया था। और जब बब्बन उस गांव के अंदर पहुंचा, तो बब्बन ने देखा कि वो दोपहर का समय था, लेकिन सभी गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे। कोई भी गांव का व्यक्ति घरों से बाहर नहीं था। बब्बन ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया। बब्बन मन ही मन सोच रहा, अरे जब रात होती है तो समझ में भी आता है कि गांव वाले घर के अंदर हैं, लेकिन अब तो दोपहर पड़ रही है, अभी भी घर के अंदर क्यों है? ये बात सोचकर बब्बन तांत्रिक गांव वालों को आवाज़ें लगा रहा, अरे गांव वालों, क्या हुआ? कैसे घर के अंदर छुपे हुए हो? लेकिन बब्बन की आवाज़ सुनने के बाद भी गांव का कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकला। इसके बाद बब्बन पुकारे जा रहा, अरे कोई घर से बाहर तो निकलो, तभी तो पता चलेगा गांव के अंदर हुआ क्या है। बब्बन के काफी देर तक पुकारने के बाद आखिरकार गांव के एक घर से एक बूढ़ा सा व्यक्ति बाहर निकला,
जिसके हाथ में एक लाठी थी और वो लाठी लेकर बब्बन के पास चला आ रहा। बब्बन उसे देखकर थोड़ा खुश हुआ। बब्बन को लगा कि चलो कम से कम इस गांव के अंदर कोई है तो सही। मुझे तो लगा था कि यहाँ के लोग गांव छोड़कर ही भाग चुके हैं। बब्बन तांत्रिक ये सब सोचकर उस आदमी के पास चला गया और वो बूढ़ा आदमी भी जैसे ही बब्बन के पास आया तो बब्बन उस बूढ़े आदमी से पूछ रहा कि आखिर हुआ क्या है, इस गांव के लोग घरों के अंदर क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं। तब वो बूढ़ा आदमी बब्बन से कह रहा, पहले ये बताओ तुम कौन हो। तब बब्बन उस बूढ़े आदमी से कह रहा, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा, एक महान तांत्रिक, नाम तो सुना ही होगा। बब्बन की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कह रहा, अरे बब्बन, कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आखिर इस गांव के अंदर हुआ क्या है। तब उस बूढ़े आदमी ने अपने गांव के लोगों को आवाज लगाई और उन्हें अपने पास बुला लिया और फिर गांव के उन लोगों ने बब्बन को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर बब्बन खुद कांप गया। दरअसल गांव के उन लोगों ने बताया कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले की बात है। उन दिनों सर्दियों का समय था और हमारे गांव का एक पियक्कड़ जो कि काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करता था, जिसका नाम था फूलराम अचानक से एक रात हमें जंगल में पड़ा हुआ मिला। वो मरा हुआ था और जब हम उसे गांव में लेकर आए तो हम ये सब देखकर हैरान थे कि वो मरा तो था लेकिन उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और उसके शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर के अंदर एक बूंद भी खून ना हो। इसके बाद जब गांव वालों ने उसे पूरी तरह से देखा और उसे वैद्य को दिखाया गया, तब गांव के वैद्य ने बताया कि दरअसल इसके शरीर पर एक छोटा सा निशान बना है। वो निशान हमने भी देखा था। वो एक छोटा सा निशान था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो एक छोटा सा कांटा उसकी गर्दन में चुभ गया हो और उससे थोड़ा बहुत खून बाहर निकल आया हो। लेकिन हम सब उस समय पर हैरान रह गए जब गांव के वैद्य जी ने बताया कि ये जो छोटा सा निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसी निशान के माध्यम से इसके शरीर का पूरा खून बाहर निकाला गया है। और ये सुनकर ही हम सब एकदम से हैरान रह गए कि आखिर इतने छोटे से निशान से शरीर का पूरा खून कैसे बाहर निकल सकता है। लेकिन वैद्य जी के हिसाब से फूलराम की मृत्यु शरीर से खून निकलने के कारण हुई थी और शरीर का पूरा खून उसी छोटी सी चोट के माध्यम से बाहर निकला था। ये सोचकर हम सब हैरान थे। लेकिन फूलराम के मरने पर किसी को इतना दुख नहीं था क्योंकि फूलराम पूरे दिन शराब पीकर बस गांव के बाहर वाले जंगल में ही पड़ा रहता था और वो कभी कभार जब गांव में आता तो गांव के लोगों को गालियां देता, इसीलिए हर कोई उससे वैसे भी परेशान था। गांव वालों ने सोचा कि अच्छा है मर गया। लेकिन इसके बाद हमारे गांव के अंदर जो हुआ उसकी कल्पना हम गांव वालों ने कभी नहीं की थी। दरअसल हुआ ये कि फूल सिंह की मृत्यु के तकरीबन 4 से 5 दिनों के बाद ही फूल सिंह हमारे गांव के एक आदमी को दिखाई देता है और जैसे ही उस आदमी को फूल सिंह दिखाई दिया तो वो आदमी चिल्लाकर अपने घर से बाहर निकल आया और उसने चिल्लाकर पूरे गांव को अपने पास बुला लिया। और फिर इसके बाद उसने बताया कि दरअसल अभी अभी कुछ समय पहले उसे फूल सिंह दिखाई दिया था और वो उस आदमी से कह रहा था कि तू मेरा दोस्त है और मैं तुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। बस इसके लिए तुझे अपने गर्दन पर एक छोटा सा निशान बनाना है। तू किसी भी चीज़ से गर्दन पर छोटा सा निशान बना ले और फिर मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। जब उस आदमी ने फूल सिंह के मुंह से इतनी बात सुनी और उसे याद आया कि फूल सिंह की तो मृत्यु हो चुकी है, तो वो एकदम से घबरा गया और घबराकर घर से बाहर निकल आया और उसने चिल्लाते हुए पूरे गांव वालों को ये बात बताई थी। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि शायद वो अभी सदमे में है, क्योंकि फूल सिंह उसका मित्र था और वो दोनों अक्सर एक साथ ही रहा करते थे। और फिर हम सभी गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर सोने चले गए। लेकिन जब अगली सुबह हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि वही आदमी जो कि रात में चिल्लाकर गांव के बाहर आया था, वो अपने घर के अंदर मरा पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन पर भी वैसा ही निशान था जैसा फूल सिंह की गर्दन पर था और उसके शरीर से भी खून का एक एक कतरा निकाला हुआ था। उसका जो शव था वो भी पीला पड़ा हुआ था। ये देखकर पूरे गांव वाले एकदम से डर गए कि आखिर ये गांव में हो क्या रहा है। लेकिन फिर जब उसका अंतिम संस्कार किया गया और गांव वाले वापस अपने अपने घरों के अंदर आए
तो गांव वालों को गांव के बाहर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं और ऐसा लग रहा था कि मानो इस गांव के ऊपर कोई भारी संकट आने वाला है। लेकिन इसके बाद अगले 2-3 दिन तक गांव के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन फिर अचानक से 3-4 दिन बाद न जाने क्या हुआ, फूलराम और वो व्यक्ति जिसकी अभी अभी कुछ ही दिनों पहले मृत्यु हुई थी, उन दोनों की प्रेत आत्माएं गाँव वालों को दिखाई देने लगीं। और जब उनकी प्रेत आत्माएं गाँव वालों को दिखाई देने लगीं तो गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए। लेकिन इसके बाद लगभग 3 से 4 दिनों तक गांव के अंदर 3 मौतें हो गईं और ये मौतें उसी प्रकार हुई थीं जैसे बाकी लोगों की होती आ रही थीं। मरने वालों की गर्दन पर भी वही निशान था जो कि फूलराम और उस व्यक्ति की गर्दन पर था। और इसके बाद पूरा गांव सहम गया। लेकिन उसके बाद तो जैसे गांव के अंदर मौतें होती गईं, हर सप्ते में किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती। और फिर थक हार कर हम तांत्रिक गुरु के पास गए। लेकिन जब हमारे गांव के सरपंच तांत्रिक गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेरा एक शिष्य नहीं है और वो यहाँ से काफ़ी दूर गया हुआ है। दरअसल उसे एक चेटकिन का सामना करना है और उस चेटकिन चुड़ैल का सामना करके वो वापस आएगा। मैं चाहूँ तो उसे काफ़ी जल्दी वापस बुला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक बड़ी रकम लगेगी। दरअसल वो मेरा चेला ही ऐसा है, बिना पैसे कोई काम नहीं करता। तब हम गांव वालों ने तांत्रिक गुरु से कहा था कि आप जितना भी पैसा लगे अपने उस चेले को बुलाने में लगा दीजिए, वो पैसा हम आपको देंगे। और इसके बाद उन्होंने गांव वालों से 6 लाख रुपए मांगे थे और हमारे गांव के सरपंच गांव से पैसे उगाकर उन्हें देकर आए। तब जाकर उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। लेकिन तुम भी अजीब हो, बिना पैसे कोई काम नहीं करते। भला लोगों की मदद करना ही इंसानियत होती है, लेकिन बिना पैसों के तुम काम क्यों नहीं करते? बब्बन ये बात सुनकर थोड़ा हैरान था कि गांव वालों ने तांत्रिक गुरु को 6 लाख रुपए दिए हैं, जबकि तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताए थे 50 से 60 हजार रुपये और बब्बन को उनमें से बस 200 रुपये मिलने वाले थे, क्योंकि बब्बन 200 रुपयों की कह के आया था कि मुझे 200 रुपये चाहिए, तब जाकर तुम्हारा ये केस सॉल्व करूँगा। बब्बन तांत्रिक अपना माथा पीट रहा। 6 लाख रुपए में से बस 200 रुपये ही उसे मिलेंगे। और इसके बाद बब्बन सोच रहा, बब्बन बात तो बात है, अगर तूने एक बार 200 रुपये की डील कर ही ली है तो काम 200 रुपयों में ही करना है, चाहे तांत्रिक गुरु जितना मर्जी बचाएं। वैसे वो बुढ़ा बहुत खड़ूस है, बहुत ज़्यादा कपटी है, बहुत ज़्यादा लालची है। न जाने उसने कितने लोगों से पैसे लिए होंगे और बब्बन अब तक फ्री में काम किए जा रहा था। फ्री में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन ब्रह्म राक्षस छलावा इनसे सामना किए जा रहा था। बब्बन मन ही मन सोचे जा रहा कि आखिर हड्डी पसली बब्बन की टूटती है और पैसा तांत्रिक गुरु लेते हैं। तभी मैं सोचूं कि आजकल ये कहीं जाते क्यों नहीं है, कुटिया पर ही क्यों रहते हैं। फिर बब्बन मन ही मन सोच रहा, खैर छोड़ बब्बन, अब देख कि इस गांव का निवारण तू कैसे कर सकता है। लेकिन आखिर गांव के अंदर समस्या क्या है? बब्बन को पहली बात तो यही समझ नहीं आ रहा था कि गांव में समस्या है क्या। फिर इसके बाद बब्बन ने गांव वालों से कहा, वो निशान, गर्दन पर वो निशान बनने से मौत हो जाती है और मरने के बाद वही निशान पाया जाता है मरने वाले की गर्दन के ऊपर। गांव वालों ने बब्बन की इस बात में हामी भरी। बब्बन ने गांव के सरपंच से कहा, मुझे आपसे थोड़ी बहुत बातें करनी है। गांव का सरपंच बब्बन से कह रहा, अरे नहीं नहीं, आप तो तांत्रिक हो, मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, मैं अपने घर के अंदर ही रहूँगा, मुझे बाहर नहीं निकलना है। तब बब्बन तांत्रिक गांव के सरपंच से कह रहा, चिंता मत करो, मैं बब्बन तांत्रिक हूँ, महान बब्बन तांत्रिक, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम अब बब्बन की शरण में हो। वो कोई भी बाधा हो, कोई भी प्रेत आत्मा हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए और वो मदद तुम्हें करनी होगी। गांव का सरपंच बब्बन से कह रहा, ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर ऐसी ही बात है तो बताओ मुझे क्या करना है। तब बब्बन ने गांव के सरपंच से कहा, पहले गांव के इन लोगों को यहाँ से भगाओ, मैं तुम्हें वो राज अकेले में बताना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। गांव वाले बब्बन से कह रहे, हमारे सरपंच जी को कुछ होना नहीं चाहिए। तब बब्बन गांव वालों से कह रहा, सरपंच बब्बन की शरण में है, बब्बन मर जाएगा लेकिन सरपंच को कुछ नहीं होने देगा।
ये बात सुनकर गांव वाले वहां से अपने अपने घरों में चले गए और सरपंच इस टाइम पर बब्बन के पास अकेला था। फिर जब बब्बन ने देखा कि सभी गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर जा चुके हैं तो बब्बन गांव के सरपंच को लेकर गांव से थोड़ा बाहर चला गया। बब्बन रास्ते में सरपंच से बातें कर रहा था कि आखिर वो निशान कैसे बनते हैं, क्या किसी ने लोगों को मरते हुए देखा है, क्या किसी ने अब तक ये देखा है कि आखिर गांव के लोगों को मारता कौन है, उनका खून आखिर कौन पी जाता है। तब गांव का सरपंच बब्बन से कह रहा, नहीं नहीं, आज तक किसी ने भी देखा नहीं है कि आखिर गांव के लोगों को मारता कौन है और उनकी मौत कैसे होती है। लेकिन गांव के लोगों को और मुझे भी बस इतना ही पता है कि अगर किसी के शरीर पर कोई कट का निशान बन जाए या फिर कोई कहीं से कट फट जाए, अगर इस गांव के अंदर किसी भी व्यक्ति का एक बार खून निकल जाए, चाहे वो खून कैसे भी शरीर से बाहर निकला हो, तो अगली रात उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसे मारता कौन है, कब मारता है, क्यों मारता है, ये आज तक कोई नहीं जानता। बब्बन तांत्रिक सरपंच की बातों को सुने जा रहा था। फिर बब्बन ने सरपंच की तरफ देखा। सरपंच बब्बन की ओर देखे जा रहा। बब्बन तांत्रिक सरपंच की ओर देखे जा रहा। फिर सरपंच ने बब्बन से कहा, क्या हुआ तांत्रिक जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जैसे ही गांव के सरपंच ने बब्बन से ये सब कहा तो बब्बन ने सरपंच के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उस सरपंच के दोनों हाथ पैर बांध दिए। फिर उस सरपंच के मुंह में एक कपड़ा ठूंस कर उसका मुंह भी बंद कर दिया। सरपंच को पेड़ से बांधने के बाद बब्बन कह रहा, देखो सरपंच साहब, ये आपका गांव है और मुझे गांव वालों को बचाना है, और अगर इतने सारे गांव वालों को बचाने के लिए गांव के सरपंच की मौत हो जाए तो ये कोई चिंता वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब देखो, गांव में किसी ने देखा नहीं है कि आखिर लोगों को मारता कौन है, क्यों मारता है और कब मारता है। बस इतना पता है कि अगर किसी के शरीर पर चोट का निशान हो या फिर किसी के शरीर से खून निकल जाए तो वो इंसान अगले दिन मरा हुआ मिलता है। तो मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध रहा हूँ और अब तुम्हारी गर्दन के ऊपर एक निशान बना दूंगा जिससे खून बाहर निकल आएगा, और फिर मैं काफ़ी दूर खड़ा होकर देखूंगा कि आखिर तुम्हें मारता कौन है। तभी तो पता चलेगा कि आखिर इस गांव के लोगों की मृत्यु हो कैसे रही है, लोगों को मार कौन रहा है। बब्बन ने इतना कहते कहते सरपंच की गर्दन के ऊपर एक कांटे से निशान बना दिया और उससे खून भी बाहर निकल आया। दरअसल उस समय पर शाम हो चुकी थी और रात बस होने ही वाली थी। फिर बब्बन तांत्रिक एक दूसरी जगह पर जाकर छुपने वाला था, लेकिन जब बब्बन वहां से जाकर पीछे की तरफ मुड़ा और सरपंच को देखा तो बब्बन को लगा कि शायद सरपंच कुछ सोच रहा है। दरअसल गांव का सरपंच बब्बन की तरफ अपनी मोटी मोटी आंखों से देखे जा रहा। सरपंच काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। बब्बन मन ही मन सोच रहा, हो सकता है कि शायद सोच रहा होगा कि तांत्रिक बहुत कमीना है, जो कि मैं हूँ ही। बब्बन 200 रुपये का सवाल है, वरना मैं गांव के सरपंच को यूँ मारता नहीं। लेकिन जब तक सरपंच मरेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आखिर लोगों को मार कौन रहा है। बब्बन 200 रुपये तभी मिलेंगे जब इस गांव की समस्या का समाधान होगा, तो इसके लिए अगर सरपंच मरता है तो मरने दे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक वहां से भागकर काफ़ी दूर चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर सरपंच की तरफ देखने लगा। इस समय तक रात भी हो चुकी थी और फिर बब्बन ने देखा कि रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास अचानक से सरपंच एकदम से कांपने लग जाता है। बब्बन तांत्रिक जब सरपंच को कांपता हुआ देखता है तो बब्बन थोड़ा और आगे आ जाता है ताकि देख सके कि सरपंच के साथ हो क्या रहा है। और जब बब्बन पेड़ों के बीच से छुपता छुपाता सरपंच के थोड़ा सा करीब आता है तो बब्बन देखता है कि एक बड़ा सा दानव टाइप का आदमी, जो कि दिखने में काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावना था, वो सरपंच के गले पर अपना मुंह रखकर खून चूसे जा रहा था। उसके बड़े बड़े कान, बड़े बड़े हाथ थे। उसे देखकर बब्बन भी थर्रा गया। बब्बन उसे देखते ही समझ चुका था, नरपिशाच, ये नरपिशाच था। और बब्बन जैसे ही समझा कि नरपिशाच है जो कि इस गांव के लोगों को जान से मार रहा है और उनका खून पी रहा है, तो बब्बन के होश उड़ गए, क्योंकि बब्बन ने अब तक बहुत सारी प्रेत आत्माओं का सामना किया था। बब्बन ने भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, डायन सबका सामना किया था, लेकिन बब्बन ने नर पिशाच का सामना नहीं किया था।
बब्बन ने देखा कि वो नरपिशाच अपने लंबे लंबे दांतों को सरपंच जी की गर्दन पर गड़ाए हुए खड़ा था और वो बड़े आराम से खून पिए जा रहा। इसके अलावा जिन लोगों की भी गांव के अंदर मृत्यु हुई थी वो सभी उसी नरपिशाच के आसपास घूमे जा रहे, मानो उस नरपिशाच ने जिन लोगों की भी बलि ली है, जिनका भी अब तक खून पिया है, उन सभी को भी अपने कब्जे में कर लिया। बब्बन तांत्रिक दूर खड़ा होकर उस नरपिशाच और उन आत्माओं को देखे जा रहा था जिनकी अभी मृत्यु हुई थी। और फिर बब्बन को लगा कि शायद सरपंच जी की भी अब मृत्यु हो चुकी है। और फिर बब्बन देखता है कि जैसे ही सरपंच जी की मृत्यु हुई तो उस सरपंच की आत्मा भी उसके शरीर से बाहर निकल आई। और फिर जैसे ही वो आत्मा बाहर आई तो वो उस नरपिशाच और अपने आसपास खड़ी हुई उन आत्माओं से कह रही, वो रहा कमीना, उस पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा है मेरी मृत्यु का नज़ारा। उस कमीने ने मुझे धोखे से यहाँ पर लाया था और मेरे साथ विश्वासघात करके मुझे इस पेड़ से बांध दिया और बना दिया इस नरपिशाच का शिकार। जैसे ही उस नरपिशाच ने और उन प्रेत आत्माओं ने सरपंच जी की आत्मा की वो बात सुनी तो वो सभी इधर उधर घूमने लगी और वो सरपंच जी की आत्मा से कही जा रही, कहाँ है हमारा शिकार, बताओ तो उसका ही खून पी जाएंगे। बब्बन तांत्रिक उन सभी की ये बातें सुने जा रहा। बब्बन समझ चुका था कि ये सरपंच कमीना निकला, मरने के बाद भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। भाग बब्बन, यहाँ से जल्दी भाग। और ये सोचकर बब्बन तांत्रिक वहाँ से भागे जा रहा। वो प्रेत आत्माएं और वो नरपिशाच बब्बन तांत्रिक के पीछे पीछे भागे जा रहे। लेकिन बब्बन तो बब्बन था। बब्बन इतनी तेज भागा कि वो नरपिशाच और वो प्रेत आत्माएं भी बब्बन का पीछा नहीं कर सकी। और थक हार कर वो प्रेत आत्माएं कहने लगी, बहुत कमीना है, टकला बहुत तेज भागता है, इसे ओलंपिक में भेजना चाहिए, जरूर देश के लिए कोई ना कोई गोल्ड मेडल तो ले ही आएगा। और ये सब कहकर वो प्रेत आत्माएं जंगल के बीचों बीच ही रुक गईं। लेकिन बब्बन कहाँ रुकने वाला था। बब्बन भागा भागा गया तांत्रिक गुरु के पास। और जैसे ही बब्बन तांत्रिक गुरु के पास पहुंचा तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, तांत्रिक गुरु, उस गांव के अंदर बहुत बड़ा संकट है। मैंने तो सोचा था कोई छोटा मोटा भूत प्रेत होगा, लेकिन उस गांव के अंदर नरपिशाच है। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ये बात सुनी तो बब्बन से तांत्रिक गुरु कह रहे, बब्बन, नरपिशाच बहुत खतरनाक होता है और ये अच्छा किया कि तुम वहाँ से भाग आए, क्योंकि तुम्हें नरपिशाच को ख़त्म करने का तरीका नहीं पता। और बिना तरीका के पते अगर तुम उससे लोहा लेते तो वो पिशाच तुम्हें अपना शिकार बना लेता। बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, तांत्रिक गुरु, नरपिशाच खतरनाक होता है ये तो मुझे पता था, लेकिन कितना खतरनाक होता है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कुछ बताओ कि इसे ख़त्म कैसे करना है। बब्बन के पूछने पर तांत्रिक गुरु ने कहा, बब्बन, नरपिशाच, इस पिशाच को बस इंसानों का खून पीना पसंद है और अगर एक बार इंसानों का खून इसके हाथ लग जाए तो फिर न जाने कितने लोगों को ये अपना शिकार बनाता है। हजारों लाखों लोगों का खून पीने के बाद भी इसकी प्यास नहीं बुझती। बब्बन, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। मैंने गांव वालों से 6 लाख रुपए लिए हैं और इन रुपयों को लेकर हम कहीं दूर चलते हैं। अब हमें लोगों के लिए समस्याओं का समाधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इतने पैसे हैं जिनसे हम बाकी का जीवन बड़े अच्छे से गुजार सकते हैं। बब्बन तांत्रिक को भी तांत्रिक गुरु की ये बात समझ में आ गई और फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, ठीक है तांत्रिक गुरु, हम आज ही यहाँ से निकल चलते हैं। और इतना कहने के बाद रात के समय में ही तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक दोनों पैसों को लेकर वहाँ से निकल गए किसी दूसरी जगह के लिए। बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों चले जा रहे थे। तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे थे, बब्बन, कुछ उम्र मेरी बची है और फिर मेरे मरने के बाद ये सब पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। तुम इनसे एक अच्छा सा घर बनाना, शादी करना और फिर आराम से रहना। इस तंत्र क्रिया में अब कुछ भी नहीं रखा। चलो बब्बन, यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। और ऐसा कहकर दोनों ही काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकलने लगे। लेकिन जब तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक दोनों काफ़ी तेज़ी से किसी दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे तब अचानक से बब्बन को एक आवाज़ सुनाई दी, वो रहा वो कमीना जिसने मुझे नरपिशाच के हाथों मरवाया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लो इसे।
ये आवाज़ सुनकर तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन ये आवाज़ कैसी है? बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है। और इतना कहकर जब बब्बन ने पीछे देखा तो दिखाई दिया कि वही सरपंच जिसे बब्बन तांत्रिक ने पेड़ से बांधकर उस नरपिशाच के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था, वो सरपंच की आत्मा और उसके गांव वालों की आत्माएं उस नरपिशाच के साथ बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु की ओर भागी चली आ रही। बब्बन ये देखकर हैरान हो गया कि ये आत्माएं यहाँ तक कैसे आ गईं। इसके बाद बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, भागो तांत्रिक गुरु भागो, वरना ये नरपिशाच और ये आत्माएं हमें नहीं छोड़ेंगी। तब तांत्रिक गुरु बब्बन के साथ भागे जा रहे, लेकिन उनके हाथ में वो थैला था जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक दोनों भागते गए और रास्ते में गंगा नदी पड़ी। तांत्रिक गुरु गंगा नदी देखकर बब्बन से कह रहे, बब्बन इस नदी के अंदर कूद जाते हैं, ये नदी ही है जो कि हमें इस पिशाच से बचा सकती है, क्योंकि ये बुरी आत्माएं हैं और ये गंगा नदी में प्रवेश नहीं कर सकती, हमें बस ये ही बचा सकती है, इसलिए हमें इस नदी के अंदर कूदना होगा। लेकिन ये पैसे हैं, अगर मैं पैसे यहीं पर छोड़ देता हूँ तो ये पैसे हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे, और अगर पैसों को लेकर मैं नदी में कूदता हूँ तो ये पैसे वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। ये कहकर तांत्रिक गुरु ने नदी के अंदर छलांग लगा दी और पैसे उन्होंने किनारे पर छोड़ दिए थे। दरअसल उस समय तांत्रिक गुरु इतना डर चुके थे कि उन्हें कुछ याद नहीं रहा कि आखिर बब्बन पीछे आ रहा है या नहीं, पैसे उन्होंने कहाँ पटके हैं कहाँ नहीं, और वो नदी में तैरकर काफ़ी दूर चले गए। लेकिन बब्बन तांत्रिक, जो कि 200 रुपये के लालच के लिए नरपिशाच से लड़ सकता था, उसे 6 लाख रुपए दिखाई दे रहे थे। बब्बन ने सोचा कि 6 लाख रुपयों को छोड़कर नदी में कूदने से अच्छा है बब्बन आखिरी बार इस नरपिशाच का सामना कर ले। अगर तूने नरपिशाच और इन आत्माओं को ख़त्म कर दिया तो ये पैसे तेरे हो जाएंगे और फिर बाकी का जीवन काफ़ी अच्छे से कटेगा। ये सोचकर बब्बन तांत्रिक उन पैसों को लेकर नदी के किनारे पर खड़ा हो गया, और जब बब्बन वहाँ पर खड़ा हुआ था तो वो आत्माएं और वो नरपिशाच दोनों बब्बन के सामने आकर खड़े हो गए। और इसके बाद उन प्रेत आत्माओं ने बब्बन को चारों तरफ से घेर लिया, और जब वो प्रेत आत्माएं बब्बन को घेर कर खड़ी हो गईं तो वो सरपंच की आत्मा उस नरपिशाच से कह रही, ये रहा वो कमीना जिसने मुझे तुम्हारे हाथों मरवाया है, ख़त्म कर दो इसे ख़त्म कर दो, ये टकला बहुत कमीना है। बब्बन तांत्रिक सरपंच की बात सुनकर कह रहा, अरे हो सरपंच, तू कैसा सरपंच है बे, गांव के लिए अपनी जान तक नहीं दे सकता। मैं गांव वालों को बचाना चाहता था, इसीलिए देखना चाहता था कि गांव वालों को मार कौन रहा है, इसलिए तेरे को बलि चढ़ा दिया। तेरा नाम गांव में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि तू गांव के लिए कुर्बान हो गया। लेकिन एक कमीना तू है कि मानने को ही तैयार नहीं। ये सब कहने के बाद बब्बन तांत्रिक ने उस नरपिशाच की ओर देखा। वो नरपिशाच बब्बन की ओर देखे जा रहा था। नरपिशाच ने बब्बन से कहा, अरे क्यों रे टकले, बहुत तेज भाग रहा है, और वो बुढ़ा कौन है जो इतने सारे पैसों को छोड़कर नदी के अंदर कूद गया? उसे क्या लगता है ये गंगा नदी मुझे रोक सकती है? मैं नरपिशाच हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं जो इस पवित्र पानी से डर जाऊंगा। पहले उस बुढ़े को शिकार बनाऊंगा और फिर मेरा शिकार तू बनेगा। बब्बन से इतना कहकर उस नरपिशाच ने पानी में छलांग लगा दिया और वो नरपिशाच गंगा नदी में कूद गया। वो पीछा कर रहा था तांत्रिक गुरु का, और वो जो प्रेत आत्माएं थीं उन्होंने बब्बन तांत्रिक को घेर रखा था। बब्बन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा क्योंकि वो नरपिशाच उसे छोड़कर तांत्रिक गुरु को मारने चला गया। बब्बन अपनी जान की बाजी दे भी सकता था, लेकिन तांत्रिक गुरु को मरते हुए बब्बन देख नहीं सकता था, और इसीलिए बब्बन ने सोचा कि मुझे तांत्रिक गुरु को बचाना होगा, और बब्बन भी नदी के अंदर कूदना चाहता था। लेकिन वो प्रेत आत्माएं, वो कमीनी प्रेत आत्माएं बब्बन को घेर कर खड़ी हुई। बब्बन को उन प्रेत आत्माओं पर गुस्सा आ रहा। फिर बब्बन ने निकाले अपने थैले के अंदर से वो मसाले, वो ऐसी ऐसी औषधियाँ, ऐसे ऐसे मंत्रों से भरी हुई पुड़ियाँ जिनको उन आत्माओं पर मारते ही उनके शरीर में जलन मचने लगी। बब्बन उनके ऊपर ऐसे ऐसे करके वो पुड़ियाँ फेंके जा रहा, वो मसाले मारे जा रहा, और वो प्रेत आत्माएं चीखे चिल्लाए जा रही।
बब्बन बार बार मसाले फेंके जा रहा। बब्बन ने इतने मसाले फेंके थे कि वो जो बुरी आत्माएं थीं, काफ़ी सारी आत्माएं जलकर राख हो गईं और जो बचीं वो बुरी तरह से जली हुई थीं। लेकिन बब्बन तांत्रिक ने सरपंच की आत्मा को पकड़ लिया और बब्बन बार बार तमाचे मारे जा रहा उस सरपंच के चेहरे पर। बब्बन कभी इधर से पकड़ के ऐसे कनपट्टी मारता। बब्बन ने पकड़ के उस सरपंच की आत्मा को बहुत बुरा मारा था। बब्बन जैसे ही उसको तमाचा मारता तो वो सरपंच की आत्मा चिल्लाती, हाय हाय, मर गया, टकले छोड़ दे, ओ टकले छोड़ दे, मुझे यहाँ से भाग के दूर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, छोड़ दे टकले, मुझे छोड़ दे। लेकिन बब्बन था कि उस सरपंच की आत्मा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। बब्बन उस सरपंच की आत्मा से कह रहा, बता इस नरपिशाच को कैसे मारा जा सकता है। तब वो सरपंच की आत्मा बब्बन से कह रही, मुझे नहीं पता कि इस नरपिशाच को कैसे मारा जा सकता है। लेकिन बब्बन उस सरपंच की आत्मा को मारे जा रहा और उससे बार बार पूछे जा रहा कि बता इसे कैसे मारा जा सकता है। तभी बब्बन को पीछे से आवाज़ आई, सिलाजिन। बब्बन इसे सिलाजिन नहीं मार सकती है। बब्बन ये सुनकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा तो दिखाई दिया कि तांत्रिक गुरु थे, जो कि नदी से बाहर आ चुके थे। बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखकर कह रहा, तांत्रिक गुरु, आप पानी में भये नहीं। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, नहीं बब्बन, वो तो मैं कहीं गया ही नहीं था। दरअसल मैं पानी के किनारे में कूदा था और यहीं पर सांस रोककर बैठा हुआ था। वो नरपिशाच यहाँ पानी में मुझे ढूंढ रहा होगा और मैं यहाँ आ गया। बब्बन, सिलाजिन ही है जो कि इस नरपिशाच को रोक सकती है और इसका खात्मा कर सकती है। हमें कैसे भी करके सिलाजिन को प्रसन्न करना होगा। अगर एक बार तुमने सिलाजिन को प्रसन्न कर लिया तो फिर इस नरपिशाच का तुम खात्मा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सिलाजिन को प्रसन्न नहीं कर पाए और सिलाजिन तुमसे खुश नहीं हुई तो फिर ये नरपिशाच तुझे और मुझे, हम दोनों को मार डालेगा। बब्बन, तुम्हें जाना होगा सिलाजिन के इलाके में और प्रसन्न करना होगा सिलाजिन को, ताकि इस नरपिशाच से हम उन गांव वालों को और अपने आप को बचा सकें। और सबसे बड़ी बात, ये 6 लाख बच जाएंगे बब्बन, ये 6 लाख रुपए भी बच जाएंगे। सोच, अगर हम दोनों मर गए तो इन 6 लाख रुपयों का क्या होगा। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रकम देखी है। बब्बन, सिलाजिन को प्रसन्न करो बब्बन, सिलाजिन को प्रसन्न करो। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर बब्बन कह रहा, लेकिन सिलाजिन मिलेगी कहाँ। तब तांत्रिक गुरु ने बताया था बब्बन को सिलाजिन के बारे में कि आखिर सिलाजिन कहाँ मिलेगी और कैसे उसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो आखिर क्या था वो राज जिससे बब्बन तांत्रिक सिलाजिन को प्रसन्न कर पाएगा। आपको जानने के लिए मिलेगा बब्बन की आप बीती के एक और अगले एपिसोड में। तो चलिए मिलते हैं आपसे बब्बन की आप बीती के एक और अगले एपिसोड के साथ। आज की इस कहानी में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक एक कहानी बनाने में 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं और तब जाकर ये कहानियाँ आपके लिए तैयार होती हैं। लेकिन आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर, आप देख रहे थे बैक हॉरर, मेरे यानी केपी चौधरी के साथ।